रॉकर्स भाइयों और बहनों, मैं आपसे एक चीज बताना चाहता हूँ कि देखो, अगर आपने आज तक डार्क वेब सीरीज जो नेटफ्लिक्स पे है 3 सीजन की वो, और मैट्रिक्स मूवी जो 3 पार्ट में है यानी कि उसकी सीरीज, और एक और मूवी है इन द टॉल ग्रास, अगर आपने ये समझ ली ना ये तीनों चीजें, कसम से आपके बराबर मूवी समझने वाला कोई है ही नहीं। यू आर ए मूवी जीनियस। क्योंकि हमने आज तक इतनी मूवीज एक्सप्लेन कर ली हैं, तो बस ये 3 ऐसी हैं जिनको समझने में मुझे दिक्कत हुई दोस्तों। तो ऐसे ही आज की मूवी का जो आइडिया और थीम है उसी से इंस्पायर होकर मैट्रिक्स जैसी मूवी को बनाया गया है। यहाँ तक कि इसकी कहानी को देखकर आपको लगेगा कि जैसे ये मैट्रिक्स सीरीज का ही कोई पार्ट हो। इसमें एक ऐसा शहर दिखाया गया है जहां हमेशा रात रहती है, साथ ही यहाँ पर 12 बजते ही शहर के सभी लोग बेहोश हो जाते हैं, और ये शहर अपने ढांचे को भी उसी वक्त बदलता है। बाकी ये शहर कहाँ है, ये कौन सा समय चल रहा है, ये भी किसी को पता नहीं है। एक तरह से ये शहर यहाँ रहने वाले इंसानों के लिए माया जाल है, जिसका क्या सच है क्या झूठ किसी को कुछ नहीं पता। तो बिना देरी के शुरू करते हैं इस बेहतरीन मूवी को, और जरूर बताना कि आपने डार्क सीरीज मैट्रिक्स और इन द टॉल ग्रास देखी है कि नहीं। मूवी की शुरुआत में हमें एक शहर दिखाया जाता है जो कि रात के अंधेरे में डूबा हुआ है। तभी एक होटल के अंदर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि बाथटब में पड़ा होता है। इस आदमी का नाम जॉन है। इसे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं है, यहाँ तक कि वो कौन है, उसका अपना नाम क्या है, उसे कुछ नहीं पता। साथ ही वो यहाँ कैसे पहुंचा इसकी भी उसे कुछ जानकारी नहीं है। वो उठकर चलने की कोशिश करता है तो थोड़ा लड़खड़ाने की वजह से उससे एक फिश पॉट जमीन पर गिर जाता है। फिर उस फिश को उठाकर जॉन बाथटब में डाल देता है। इसी बीच जॉन को एक डॉक्टर का फोन आता है जिसका नाम है डैनियल। डैनियल जॉन से कहता है कि देखिए, मुझे पता है तुम बहुत ही कंफ्यूज हो, तुम्हें अपने बारे में कुछ भी याद नहीं है, पहले तुम वहां से निकलो क्योंकि 3 खतरनाक लोग तुम्हारी तलाश करते हुए आ रहे हैं। डॉक्टर की बातों से जॉन कंफ्यूज था। तभी वो देखता है कि वहां पर एक लड़की की लाश पड़ी हुई है जिसे किसी ने बेरहमी से मार दिया, साथ ही चाकू भी मौजूद होता है। तो अब जो भी जॉन को यहाँ देखेगा वो तो यही समझेगा कि ये जॉन ने किया है, इसलिए फोन पर बात करना छोड़कर वो तुरंत बाहर निकलता है। वो कपड़े पहनता है, उसकी कोट की जेब में कुछ चाबियां और एक पोस्ट कार्ड मिलता है जिसमें शेल बीच लिखा होता है, साथ ही एक सूटकेस भी है। अब वो उसे बाहर लेकर जाता है। वहाँ अजीब से 3 लोग सच में उसकी तलाश करते हुए यहाँ पहुंच गए थे। फिर जॉन उनसे बचकर दूसरे रास्ते से बाहर निकलता है और देखता है कि इस होटल के स्टाफ का हर एक आदमी सो रहा है, साथ ही घड़ी में ठीक 12 बज रहे हैं। तब जॉन चुपचाप बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है और तभी सभी जाग जाते हैं, वो भी एक साथ। रिसेप्शन वाला बंदा जॉन को रोकते हुए पूछता है कि आप यहाँ पिछले 3 दिनों से रुके हुए हैं, तो इसके बदले जो वॉलेट तुमने हमारे रेस्टोरेंट में छोड़ा है उसमें इतने पैसे नहीं है कि 3 हफ्तों तक यहाँ रहने का दाम चुकाया जा सके। अब तुम्हें कैसे भी करके ये हिसाब क्लियर करना होगा। और फिर जॉन को वो उसका नाम भी बता देता है। इस पर जॉन उस आदमी को ये बोलकर निकल जाता है कि देखिए, मैं वापस लौटकर आपका सारा हिसाब क्लियर कर दूंगा। वहीं दूसरी तरफ वो 3 अजीब लोग जॉन के कमरे में पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें एक खास तरह का इंजेक्शन पड़ा हुआ मिलता है जो शायद जॉन को लगाने का प्लान था। मूवी में इन लोगों को स्ट्रेंजर्स नाम दिया गया है दोस्तों। तो ये स्ट्रेंजर्स लोग जब जॉन के कमरे को देख रहे होते हैं तभी वही रिसेप्शन वाला आदमी आता है, जिसे देखकर उन स्ट्रेंजर्स का लीडर उसका गला दबाते हुए पूछता है कि जॉन है कहाँ। वो जवाब देता है कि वो अभी कुछ देर पहले ही बाहर निकला। इस चीज को सुनते ही वो रिसेप्शन वाले आदमी को अपनी शक्तियों से सुला देता है। शहर के दूसरे छोर पर एक बार में हम एमा नाम की सिंगर को देखते हैं, जिसका परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद एक लड़की उसको डॉक्टर डैनियल का कार्ड देते हुए कहती है, इन्हें तुमसे तुम्हारे पति के बारे में कुछ बात करनी है। ये सुनते ही एमा डैनियल के पास जाती है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और तुम्हारा पति जॉन मेरे पास काफी दिनों से रह रहा था, पर आजकल वो कहाँ है, क्या बता सकती हो उसके बारे में। एमा कहती है, वो आपके पास आ रहा है, मुझे तो ये भी नहीं पता था, और साथ ही उसने पिछले 3 हफ्तों से मुझसे कोई कांटेक्ट भी नहीं किया। दरअसल गलती मेरी थी, मैंने उसे चीट किया था। इस बात पर हमारी लड़ाई हो गई और वो घर से चला गया। मुझे लगा गुस्सा शांत हो जाएगा तो वो जरूर आ जाएगा, पर अब लगता है कि वो पक्का किसी मुसीबत में है। अब इस पर डैनियल एक एग्जाम्पल दिखाता है जिसमें वो भूल भुलैया वाले जैसे एक स्ट्रक्चर में चूहे को छोड़कर कहता है कि देखो, जॉन की हालत इस वक्त इस चूहे की तरह है, वो पक्का कहीं फंसा हुआ है, और तुम्हें जैसे उसके बारे में कुछ पता चले तो मुझे जरूर बताना। उधर जॉन लगातार याद करने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर मैं हूँ कहाँ पर, कहाँ से आया हूँ, मेरा नाम क्या है। फिलहाल अपने बारे में जानने के लिए जॉन रेस्टोरेंट से अपना वॉलेट लेने जाता है, पर वो तो उसको बिना अपना नाम बताए मिलेगा नहीं। असल में रिसेप्शनिस्ट ने जॉन को उसका नाम जे मर्डॉक बताया था, पर उसका नाम जॉन मर्डॉक है उसे ये नहीं पता। जॉन जब रेस्टोरेंट में पर्स लेने के लिए जाता है तो उसे लेने के लिए वो वॉलेट की तरफ गौर से देखता है, जिसके ये करते ही वॉलेट जहां पर रखा होता है उस जगह का कांच टूट जाता है और जॉन अपना वॉलेट ले लेता है। दरअसल यहाँ पर जॉन ने एक तरह से टेलीकिनेसिस पावर का इस्तेमाल किया है, पर उसके पास ये पावर आई कैसे, ये तो उसे खुद भी नहीं पता, ना ही हमें पता है। इसी बीच वहाँ कुछ पुलिस वाले बैठे होते हैं तो उन्हें जॉन पर थोड़ा शक होता है, पर उसी वक्त एक सेक्स वर्कर उसे आकर बचा देती है। वो कहती है कि जॉन मेरे साथ है। फिर वो उसे अपने साथ लेकर आती है, जहाँ पर जॉन उस लड़की को कहता है कि देखो, ऐसे किसी को अपने घर नहीं लाना चाहिए, क्या पता मैं एक कातिल हूँ और तुम्हें मार दूं तो। वो लड़की भी कहती है कि अरे मुझे एक्सपीरियंस है, मैं लोगों की आंखों से पता लगा लेती हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या करता है वगैरह वगैरह, तुम किसी की जान नहीं ले सकते। यहाँ जॉन उसकी बच्ची को देखता है और वहां से थैंक यू बोलकर चला जाता है।
अब होटल में ऑफिसर फ्रैंक आता है क्योंकि उसे किसी लड़की के खून की खबर मिली है। फ्रैंक रिसेप्शन पर जॉन के कमरे के बारे में पूछता है तो वहां पर इस बार कोई दूसरा ही आदमी बैठा होता है। वो फ्रैंक को जॉन का रूम नंबर बताता है और वहां फ्रैंक को मिलती है एक लड़की की लाश जिसके शरीर पर अजीब से सर्कल बनाए गए होते हैं। फ्रैंक ये भी देखता है कि एक मछली बाथटब में तैर रही है। ये देखकर वो सोचता है कि भला कोई कातिल किसी मछली को मरने से क्यों बचाएगा। इसी बीच वहां पर डिटेक्टिव एडम आ जाता है जो कि फ्रैंक की ही तरह केसेस को सॉल्व किया करता था, पर अचानक से वो बहकी बातें करने लगा जैसे हम कोई और हैं, कई और से आए हैं, ये सब भ्रम है और इन सब का कोई मतलब नहीं है। उसे सभी पागल समझते हैं इसलिए उसे वहां से ले जाया जाता है। कुछ देर के बाद एमा अपने पति जॉन की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आती है जिससे फ्रैंक मिलता है और उसके पूछने पर एमा उसे सब कुछ बताती है, यहाँ तक कि डैनियल के बारे में भी। अब इस पर फ्रैंक एमा को कुछ लड़कियों का नाम दिखाते हुए ये कहता है कि क्या आप इनमें से किसी को जानती है। एमा कहती है नहीं सर, पर आप मुझसे ये सवाल क्यों कर रहे हो। फ्रैंक कहता है कि वो इसीलिए क्योंकि इन सभी लड़कियों को मारने का इल्जाम तुम्हारे पति जॉन पर है। अब ये बात सुनते ही वो थोड़ा नर्वस हो जाती है और वहां से जाने लगती है। उसके पीछे फ्रैंक भी जाता है। उधर जॉन को अपने वॉलेट में मौजूद अपनी आईडी से अपना पूरा नाम पता चल जाता है। साथ ही वहां पर जॉन को ढूंढते हुए स्ट्रेंजर्स भी आ जाते हैं। दोस्तों असल में ये स्ट्रेंजर्स इंसान नहीं बल्कि एलियंस हैं जिन्होंने अपने नाम मिस्टर स्टोन, मिस्टर हेड, मिस्टर बुक इस तरह से रखे होते हैं। बाकी इनके बारे में ज्यादा आगे पता चलेगा। ये लोग जॉन को पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं जिनसे जॉन भागता है और इसी बीच जब वो फंस जाता है तो यहाँ पर वो करता है अपनी दिमागी शक्ति का प्रयोग, पर इसे देखकर स्ट्रेंजर्स कहते हैं ये ट्यूनिंग कर सकता है। दोस्तों इसी दिमागी शक्ति को ट्यूनिंग कहते हैं जो कि इन एलियंस के पास भी है, पर ये जॉन जैसे काम इंसान के पास कैसे आई ये किसी को नहीं पता। इस दौरान जॉन एक स्ट्रेंजर को अपनी शक्तियों की मदद से खत्म कर डालता है जिसके मरते ही उसके सर से एलियन बाहर निकलता है जिससे बाहर का वातावरण झेला नहीं जाता और वो भी मर जाता है। अब जॉन यहाँ से बचकर निकलता है और उसकी इस शक्ति के बारे में सभी स्ट्रेंजर्स अपने लीडर मिस्टर बुक को सब बताते हैं। इस पर मिस्टर बुक कहते हैं कि उसके पास ट्यूनिंग की शक्ति है, ये चीज उसे और खतरनाक बना देती है। जॉन को हमें कुछ भी करके अब ढूंढना ही होगा, इसके लिए तुम एक काम करो, सभी लोग अलग अलग जाओ और उसे ढूंढो। यहाँ जॉन को दिखाते हैं जो अपनी आईडी की एड्रेस और पॉकेट में रखी हुई चाबियों की मदद से एमा से पहले घर पहुंच गया है, जिसे जब एमा आते हुए देखती है तो वो बहुत ही खुश होती है। अब जॉन को तो कुछ भी याद नहीं होता, उसे सिर्फ अभी अपना नाम ही याद आया है। तो एमा उसे बताती है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। जॉन कहता है कि मुझ पर कई लड़कियों के खून का इल्जाम है पर मुझे नहीं पता कि मैं कातिल हूँ या फिर नहीं। हालांकि इस चीज के बारे में जानने के लिए मैं एक लड़की के साथ गया तो वहां मुझे उसे मारने का बिल्कुल मन नहीं किया, यानी कि मैं कातिल नहीं हूँ। एमा कहती कि मुझे तुम पर विश्वास है। इसी बीच जॉन फ्रैंक की गाड़ी को खिड़की से बाहर देखता है तो वो इस बारे में एमा से पूछता है। वो उसे बताती है कि ये मुझे घर छोड़ने के लिए आया था। जॉन तुरंत यहाँ से निकलने की कोशिश करता है कि तभी फ्रैंक उसका रास्ता रोक लेता है। जॉन उसे समझाता है कि मैं कातिल नहीं हूँ, मैं खुद इन सबके पीछे का राज जानने की कोशिश कर रहा हूँ, पर फ्रैंक तो उसे बस अरेस्ट करना चाहता है। ये देखकर एमा फ्रैंक को धक्का दे देती है और जॉन को भागने का मौका मिल जाता है। जॉन अनजाने में अपनी शक्तियों के जरिए दीवार में दरवाजा प्रकट कर लेता है और उससे बाहर निकलता है और फिर जॉन के बाहर निकलते ही वो दरवाजा भी गायब। फ्रैंक को समझ नहीं आता कि आखिर जॉन इस तरह गायब कैसे। अब एमा ने फ्रैंक और जॉन दोनों को ही डैनियल के बारे में बताया था तो फ्रैंक डैनियल से पूछताछ करने पहुंच जाता है। फिर उनके बीच कुछ बातें होती है तो डैनियल वहां से चला जाता है, पर इस दौरान जॉन डैनियल का पीछा कर रहा होता है जो कि एक पूल में जाता है। वहां पर डैनियल से मिलने के लिए मिस्टर हैंड आए होते हैं। वो डैनियल से कहते हैं कि आखिर जॉन के ऊपर तुम्हारे इंजेक्शन का असर क्यों हुआ और उसके अंदर ट्यूनिंग की शक्ति कैसे आई। यहाँ हम समझ पाते हैं कि डैनियल इन एलियंस के लिए काम कर रहा है जो किसी तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहा है। डैनियल बताता है कि उसके अंदर ये शक्ति अपने आप विकसित हुई है। यही वजह है कि जब मैं उसके अंदर एक सीरियल किलर की पर्सनालिटी डाल रहा था तो उसे होश आ गया और उसने ट्यूनिंग शक्ति का इस्तेमाल किया। यहाँ डैनियल मिस्टर हैंड से डरकर पानी के अंदर ही था। असल में होता यह है कि इन एलियंस को पानी से डर लगता है, इसलिए डैनियल पानी के अंदर था ताकि एलियन उसको कोई नुकसान न पहुंचा पाए। मिस्टर हैंड डैनियल से कहता है कि देखो तुम्हारे पास जॉन की यादों का जो इम्प्रिंट है उसकी हमें जरूरत है, और ये कहकर वो चला जाता है। ये सारी चीजें वहां छिपा जॉन चुपचाप देख रहा था ताकि वो समझ पाए कि यहाँ चल क्या रहा है। इसी बीच फ्रैंक एडम से मिलने जाता है जिसकी पत्नी फ्रैंक को बताती है कि एडम बिल्कुल पागल हो चुका है, उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। फ्रैंक एडम से मिलता है और उसे इस केस में मदद करने के लिए कहता है। एडम बोलता है कि ये केस वगैरह सब कुछ धोखा है, इन सब का कोई मतलब नहीं है, ना ही इस शहर से बाहर जाना पॉसिबल है। हर रात में जब सोकर उठता हूँ तो मुझे लगता है मैं एक अलग ही इंसान हूँ। कई सारी यादें मेरे दिमाग में घूमती रहती हैं, पर मैंने पता कर लिया है कि ये पूरा शहर सिर्फ एक बड़ा सा मायाजाल है जिससे बाहर निकल पाना नामुमकिन है। इधर जॉन डैनियल का पूल से निकलने के बाद भी पीछा कर रहा होता है, पर डैनियल जॉन की तरह दीवार पर दरवाजा प्रकट करके उसमें से चला जाता है, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि किसी तरह का कोई केमिकल बनाया जा रहा है जिसको ये लोग मेमोरी यानी कि यादें कहते हैं। डैनियल भी एक खास तरह की यादों के केमिकल को बनाने में लगा हुआ था,
पर तभी वहां पर मिस्टर बुक आकर डैनियल को हवा में ही उड़ा देता है। वो डैनियल से वही सवाल करता है कि जॉन में हमारी शक्तियां आई कैसे आखिर। फिर डैनियल उसे समझाता है कि देखिए, ये काबिलियत जॉन में अपने आप विकसित हुई है। उसके दिमाग ने इन शक्तियों को काबू करना सीख लिया। अब वो आपकी तरह बनता जा रहा है। जैसे इंसान का इम्यून सिस्टम होता है, ये ठीक वैसा ही है। बुक कहता है कि हमें अपने मकसद तक पहुंचने के लिए जो करना पड़े हम वो करेंगे, और तुम इसे हासिल करने में अब हमारी मदद करोगे, समझे। अब घड़ी में 12 बजने वाले होते हैं तो सभी स्ट्रेंजर्स एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। वहां पर एक बड़ी सी घड़ी निकलती है और सभी लोग अपनी शक्तियों का इकट्ठा इस्तेमाल करते हैं। 12 बजते ही शहर के सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। गाड़ियां, ट्रेन, बस वगैरह सब कुछ रुक जाती है। हर तरफ सिर्फ सन्नाटा था। इसी दौरान वो स्ट्रेंजर्स डैनियल के साथ मिलकर लोगों की यादों को पूरी तरह बदलने का काम करते हैं। साथ ही शहर के ढांचे को टेलीपैथिक पावर की मदद से पूरी तरह बदला जाता है। गरीब अमीर बन जाता है, अमीर गरीब। हर इंसान की बेहोशी के दौरान डैनियल कुछ लोगों की यादों को दूसरे की यादों से बदल देता है। यानी कि जब वो जागेंगे तो उनकी यादें बदल चुकी होंगी, उनकी जिंदगी, उनका काम, सब कुछ बदल चुका होगा। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम कंप्यूटर्स के डाटा को आपस में बदल दें, ठीक वैसा ही दोस्तों। लेकिन इंसानी दिमाग कोई कंप्यूटर की तरह तो होता है, लेकिन उनके दिमाग में यादों के कुछ हिस्से या झलकियां रह जाती है। इसी वजह से कुछ लोगों को शक होता है और वो थोड़े कंफ्यूज रहते हैं। अब ये जो सभी लोग बेहोश हुए थे, इन सब में से जॉन ही इकलौता ऐसा इंसान था जो होश में था। वो डैनियल को अकेले में पकड़कर उससे अपने सवालों के जवाब जानने की कोशिश करता है। डैनियल उससे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें इन शक्तियों को कैसे इस्तेमाल करना है ये सिखा सकता हूँ। पर जॉन को उस पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वो स्ट्रेंजर्स के बहाने पर चला जाता है। इसके बाद फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। पूरा शहर होश में आता है, लेकिन कुछ लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी होती है। उनके दिमाग में उनकी नई यादें होती हैं। इस तरह ये लोग हर बार 12 बजते ही इस तरह का कुछ करते हैं कि सभी की यादें बदल जाएं। और ये सब कुछ किसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा होता है जो यहाँ पूरे शहर पर किया जा रहा था। अब जॉन को ढूंढना मुश्किल हो रहा था, तो ये समझने के लिए कि वो कहाँ जा सकता है, मिस्टर हैंड डैनियल के जरिए खुद को जॉन की यादों से इंजेक्ट करने के लिए कहता है। और अब जॉन के बारे में सब कुछ जानने के बाद मिस्टर हैंड उसी लड़की के घर पर पहुंचता है जिसने जॉन को पुलिस से बचाया था। वहां जब जॉन नहीं मिलता तो मिस्टर हैंड उसे भी मार देता है। इसी बीच जॉन एक न्यूज़पेपर शॉप पर उसी होटल वाले आदमी को देखता है जो कि जॉन को बिल्कुल नहीं पहचान रहा था। जॉन उससे पूछता है कि तुम कब से यहाँ पर काम कर रहे हो। जवाब आता है 20 सालों से। मतलब कि इसकी भी यादें बदल दी गई है। अब जॉन को भी समय समय पर शेल बीच की यादें आ रही होती है, मानो जैसे कि उसने वहां पर बचपन बिताया हो। इसलिए वो शेल बीच जाने के लिए निकल जाता है, पर बस, ट्रेन या कार चाहे जो भी हो, उससे वो वहां पहुंच ही नहीं पाता। वो जिससे भी पूछता है कि शेल बीच कहां पर है, वो लोग उसके बारे में जानते तो हैं, लेकिन वहां जाने का रास्ता किसी को पता नहीं होता। अब जॉन अपने वॉलेट में चेक करता है तो उसे किसी अंकल हार्पर का एड्रेस मिलता है, पर उससे पहले जॉन की मुलाकात होती है एडम से। वो जॉन से कहता है कि तुम इस शहर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो ना, पर यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता है ही नहीं। मैं पहले भी कोशिश कर चुका हूँ, हम सभी को कैद कर दिया गया है, इसलिए इन सबसे आजाद होने का एक ही रास्ता नजर आता है मुझे, वो है मौत। इतना कहकर एडम ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे देता है, जो देखकर जॉन पूरी तरह से हैरान था। फिलहाल वो अपने सवालों के जवाब को पाने के लिए हार्पर के पास जाता है, जो कि एक बूढ़ा आदमी है। वो जॉन को देखकर काफी खुश भी होता है। उससे जॉन अपने बारे में कई सवाल करता है, जिस पर हार्पर उसे उसकी बचपन की फोटोज दिखाता है और बताता है कि तुम्हारा बचपन शेल बीच पर बीता है। फिर तुम्हारे पिता तुम्हें और तुम्हारी माँ को लेकर इस जगह पर आ गए। फिर एक दिन घर में आग लगने की वजह से तुम्हारे माता पिता की मौत हो गई, पर मैंने तुम्हें बचा लिया और फिर मैंने ही तुम्हें बड़ा किया है। वो जॉन की तस्वीर में उसके हाथ के जलने का निशान भी दिखाता है, जो कि जॉन के हाथ में नहीं होता, यानी कि जॉन की यादें ही नकली थी। साथ ही हार्पर को भी शेल बीच जाने का रास्ता नहीं पता था। इस दौरान जॉन के बताए अनुसार एमा उसी लड़की के घर जाती है जिसने जॉन को पुलिस से बचाया था। वहां एमा को उस लड़की की लाश मिलती है। तभी उस जगह उसका पीछा करते हुए फ्रैंक भी पहुंच जाता है। यहाँ पर उस औरत की बच्ची भी एमा को दिखती है, तो वो उसे संभालती है। इसी वक्त हार्पर भी एमा को फोन करके बताता है कि जॉन मेरे पास आया है, जिस बात का पता जॉन को भी लग जाता है कि ये एमा को बता रहा है, और इसलिए जॉन वहां से जल्दी निकल जाता है। अब इस दौरान फिर से 12 बजते हैं, मतलब कि 3 बार 12 बजने पर भी इस शहर में सुबह नहीं हुई है, यानी कि इन स्ट्रेंजर्स को पानी के साथ सूरज की रोशनी से भी खतरा है। दोबारा सभी बेहोश हो जाते हैं और शहर फिर से अपना स्ट्रक्चर बदल लेता है। तभी मिस्टर हैंड और उसके साथियों के सामने आखिरकार जॉन आ ही जाता है। वो उनसे भागने की कोशिश करता है, पर मिस्टर हैंड जॉन के पीछे होता है और ये देखकर जॉन अपनी शक्तियों के जरिए उससे लड़ने लगता है और उसके गले पर चाकू रखकर वो मिस्टर हैंड से पूछता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तब मिस्टर हैंड उसे बताता है कि ये सब कुछ कहीं ना कहीं तुम जानते हो कि हम लोगों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनकी यादों को बदल कर। अब इससे पहले वो आगे बताता, बिल्डिंग अचानक से अपना आकार बदलने लग जाती है और दोनों अलग हो जाते हैं। सामने की तरफ से एक दीवार इनकी तरफ बढ़ रही होती है, जिसमें एक स्ट्रेंजर की तो चटनी बन जाती है। सारे स्ट्रेंजर
स्ट्रेंजर्स एक बार फिर से ये सब रुकने के बाद जॉन का पीछा करते हैं, जिसे आकर एमा और फ्रैंक बचाते हैं। उन्हें देखकर जॉन फ्रैंक की कार में बैठ जाता है, पर यहाँ फ्रैंक उसे अरेस्ट कर लेता है और अब जॉन उसे शुरुआत से लेकर सारी चीजें बताता है। तो फ्रैंक उस पर विश्वास नहीं करता। इस पर जॉन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें शेल बीच जाने का रास्ता पता है। अब फ्रैंक ने भी सभी की तरह शेल बीच का नाम तो सुना था, पर वो कहाँ है ये उसे भी नहीं पता होता। फिर जब जॉन पूछता है कि तुमने आखिरी बार सुबह कब देखी थी और यहाँ हमेशा अंधेरा क्यों रहता है, तो ये भी फ्रैंक को याद नहीं है। जॉन उसे एडम के बारे में बताते हुए अपनी शक्ति का एक नमूना दिखाता है, जिसमें वो एक बुक को हवा में उठाकर दिखाता है। अब ये देखकर तो फ्रैंक हैरान रह जाता है कि इसके अंदर सच में कुछ जरूर है। वो जाकर पुलिस स्टेशन का रिकॉर्ड चेक करता है तो फ्रैंक को भी इस रियलिटी पर शक होने लग जाता है। इसी बीच वहां पर एंट्री होती है मिस्टर हैंड की, जो जॉन के लिए यहाँ पर आया होता है, पर उसके पहुंचने से पहले ही फ्रैंक जॉन को लेकर निकल चुका था। ये दोनों डैनियल को किडनैप कर लेते हैं, जो वही सब बातें दोहराता है कि मैं तुम्हें इन शक्तियों का प्रयोग करना सिखाऊंगा क्योंकि तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। मैंने ही तुम्हें ये अलग मेमोरी इंजेक्ट करके ये शक्तियां तुम्हें दी है। अब तुम ही सब कुछ रोक सकते हो। लेकिन जॉन उससे यहाँ शेल बीच के बारे में पूछता है। डैनियल कहता है कि यहाँ कोई समुद्र है ही नहीं, तो बीच कहाँ से होगा। ये लोग फिर भी उससे रास्ता पूछते हुए आगे बढ़ जाते हैं। शहर से बाहर निकलने वाला पुल, लेकिन ये तो बीच से टूटा हुआ होता है, इसलिए ये लोग बोट में बैठकर पानी में उतर जाते हैं। यहाँ जाकर डैनियल असली सच्चाई बताना शुरू करता है। वो कहता है कि असल में ये जो स्ट्रेंजर्स हैं वो एलियंस हैं, जिन्हें न जाने अचानक क्या हुआ और ये लोग बाहरी माहौल में जिंदा ही नहीं रह पा रहे थे, इसीलिए ये एलियंस इंसानों की लाश में रहते हैं, यानी कि जो मर चुका है उस इंसान के शरीर में। इन लोगों ने पृथ्वी से कई इंसानों को अगवा किया है और इस शहर को बनाया। एलियंस समझना चाहते थे कि वो लोग इंसानों के शरीर में कैसे रह सकते हैं, लेकिन इंसानी शरीर इन्हें नहीं अपना रहा था, जिस कारण इनको एक प्रयोग की जरूरत पड़ी, जिसके जरिए 12 बजते ही ये लोग सभी की यादें रिसेट कर देते हैं। और जब सभी नई यादों के साथ उठते हैं तो उन्हें लगता है कि दिन बीत गया, पर दिन कभी होता ही नहीं। सूरज और पानी दोनों ही एलियंस को पसंद नहीं होते, इसीलिए इन्होंने यहाँ पर इतना ही पानी रखा है जितना इंसान के काम आ जाए। साथ ही ये पूरा शहर अंतरिक्ष में है। अब बात करें कि ये लोग यादें क्यों बदलते हैं, वो इसलिए ताकि ये इंसानों को समझ सके कि वो आखिर अलग अलग तरह से किस तरह बर्ताव करता है। जैसे कोई पुलिस ऑफिसर, कातिल या फिर होटल मैनेजर। इस प्रयोग के जरिए ये इंसानों को समझकर उनके शरीर को होस्ट की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे, क्योंकि इनकी प्रजाति विलुप्त होने वाली थी, इसलिए ये ऐसा कर रहे थे। मतलब कि हर इंसान की यादें इतनी बार बदल दी गई थी कि कौन सी यादें असली हैं ये बताना मुश्किल था। और दोस्तों, ऐसे ही लोगों की यादें तो एलियंस भुला देते थे, लेकिन इन्हें किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो इनका यह सारा काम कर पाए। इसीलिए उन्होंने डैनियल को पकड़ा और डैनियल को सही सलामत रखा था, पर उसकी असली याद भी उन्होंने मिटा दी, जिस कारण उसे भी याद नहीं था कि वो कहाँ से आया है। इसीलिए डॉक्टर ने केमिकल में इन एलियंस की शक्तियां इम्प्लांट कर दी और जॉन को लगा दी, जिससे उसमें ये सारी शक्तियां आ गई और जॉन ने इन शक्तियों को अपना भी लिया था। पर जॉन से पहले जिन पर भी डैनियल ने ट्राई किया वो सारे मारे गए थे। डॉक्टर कहता है कि यहाँ कोई समुद्र नहीं है, ये शहर आगे जाकर बंद हो जाता है। लेकिन जॉन और फ्रैंक को सच पता करना था, तो वो शहर के आखिर में पहुंचकर मिलकर एक दीवार को तोड़ते हैं, जिसके उस तरफ अंतरिक्ष होता है। तभी दिखाते हैं तो मिस्टर हैंड एमा को लेकर अपने आदमियों के साथ आ जाता है। इस दौरान हाथापाई करते हुए फ्रैंक के साथ एक एलियन भी अंतरिक्ष में चला जाता है और इस पॉइंट पर हम देखते हैं कि शहर अंतरिक्ष में है, जो कि बिल्कुल किसी भूल भुलैया की तरह दिख रहा है। पूरा शहर एक बड़ी दीवार से ढका हुआ है, जिस कारण अंतरिक्ष का कोई भी खतरा यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता। अब झूठी यादें ही सही, लेकिन जॉन एमा को चाहता तो था, इसलिए वो मिस्टर हैंड के सामने झुक जाता है। अब जॉन भी इन एलियंस की तरह बन गया था, तो मिस्टर बुक डैनियल से कहते हैं कि इसके अंदर तुम हम सभी की यादें इम्प्रिंट कर दो, यानी कि हमारे प्रयोग का आखिरी चरण। मगर यहाँ डैनियल तो अपने द्वारा बनाया गया एक अलग ही केमिकल इम्प्रिंट करता है, जिसके जरिए जॉन अपनी शक्तियों का ठीक तरह से इस्तेमाल करना, इन एलियंस को हराना कैसे है और यहाँ की हर चीज कैसे काम करती है वो सब कुछ सिखा दिया होता है। यानी ये सारी जानकारी जॉन के दिमाग में स्टोर हो गई थी। तो बस अब जॉन जागते ही अपनी शक्तियों का पूरी तरह से इस्तेमाल करके सारे एलियंस को भगा देता है। मिस्टर बुक और उसकी काफी लंबी लड़ाई होती है, पर उसे भी जॉन एक चाकू से मार देता है। वो पूरे शहर को ही पूरी तरह बदल देता है और अपने शहर को सूरज के पास लेकर जाता है, जिससे पहली बार यहाँ दिन होता है। साथ ही वो समुद्र भी बना देता है। लेकिन मिस्टर हैंड अभी भी बचा हुआ है। वो जॉन से पूछता है कि कैसा लग रहा है तुम्हें हमारी शक्तियों को पाकर। जॉन बोलता है कि तुम लोग यादों को पकड़े हुए थे, इसलिए नाकामयाब हुए। तुम्हें अगर इंसानों को समझना है तो उसके दिमाग और एहसास दोनों को समझो, ये करते तो कामयाब होते। फिर जॉन उसे भी खत्म कर देता है। और अब ये लोग हैं कौन, कहाँ से आए हैं, ये किसी को नहीं पता, तो अब सभी यहीं पर रह रहे हैं। इन सब में आखिरी बार एमा की याददाश्त बदल दी गई थी और अब वो एमा नहीं बल्कि अना है। असल में सब कुछ तबाह हो गया था, तो डैनियल उसकी पुरानी यादें लौटा नहीं पाता। इस कारण जॉन अना से जाकर शेल बीच का रास्ता पूछता है, जो कि पास ही में था। वो कहती है कि मैं भी वहीं जा रही हूँ, चलो साथ चलते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ये कुछ हट के मूवी खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।